सुना है उसकी मम्मी हमेशा पैसे देकर मामला रफा दफा कर देती है। उसके आसपास हमेशा लड़कियों का मेला लगा रहता था। यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी मम्मी से अपना मामला रफा जो कराने के लिए मैंने उसे पटाने का फैसला किया। मैंने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जैसे हम दोनों डेटिंग कर रहे हो। उसकी मम्मी इस जाल में फंस गई और उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे लो और उनकी बेटी से दूर रहो। इसके बाद जब मैंने कुछ समय के लिए कॉलेज के पास आना जाना कम कर दिया तो उसकी मम्मी बहुत खुश हुई और मुझे बाकी का पेमेंट भी करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैं बैंक कार्ड लेने गया अचानक मेरा हाथ शंबद्दू ने पकड़ लिया। उसने मुझसे पूछा कि अचानक तुमने मेरा पीछा करना क्यों छोड़ दिया? फ़ुआंगतू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? क्या तुम अपनी जिंदगी से हाथ धोना चाहते हो? टी रूम में उन्होंने चुपके से बैंक कार्ड एक सुनहरे बालों वाले लड़के के सामने सरका दिया। ये पैसे लो और मेरी बेटी से दूर हो जाओ। सुनहरे बालों वाले लड़के ने सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। आंटी, आपको क्या लगता है कि पैसा बददू के लिए मेरे प्यार को मिटा सकता है? अगर तुम मेरी बेटी के पीछे पड़े रहे तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगी। सुनहरे बालों वाला लड़का सन्न रह गया। फिर उसने झपट कर बैंक कार्ड उठा लिया। मैं अभी जाता हूँ, इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़े भाग गया। मैं चाय की ट्रे पकड़े बगल में खड़ा था। उत्साह से मेरे हाथ कांप रहे थे। सिर्फ 2 लाइनें बोलने के लिए हाथ में 50 लाख आ गए। मैंने नीचे झुककर अपने शरीर पर मौजूद यूनिफॉर्म को देखा। इंटर्नशिप की सैलरी सिर्फ 200 थी। हफ्ते में 3 बार, हर बार 3 घंटे, महीने के सिर्फ 8000 युआन। लोग सिर्फ मुंह खोलकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। मैं अब काम क्यों करूं? मैं गहरी सोच में डूब गया। कॉलेज वापस आने के बाद मैंने तुरंत फाइनेंस डिपार्टमेंट की टेक्स्ट बुक डाउनलोड की और खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। आखिरकार मैंने एक लेटर पैड खरीदा और शंबद्दू के लिए एक लव लेटर लिखा। मैंने लिखा कि मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया है, ऐसा प्यार जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। इसके लिए मैंने ढेर सारी लव पोएम्स भी कॉपी की। इस फीलिंग को और गहरा करने के लिए लिखने के बाद मैं उसे ढूंढने के लिए सीधे उसकी क्लास में गया। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था। आखिर शंबद्दू के पीछे पड़कर उसकी मम्मी से अपने चेहरे पर 50 लाख का कार्ड ही तो खवाना था। ये काम तो मुझे अच्छे से आता था। क्लास में पहुंचते ही मैंने शंबद्दू को तुरंत पहचान लिया। वह खिड़की के पास आखिरी कुछ लाइनों में बैठा था। उसके आसपास उसके रूममेट्स थे जो सभी अमीर घर की लड़कियां थी। इस समय वे सब सीरियस होकर गेम खेल रहे थे। मैं सीधे जाकर शंबद्दू के बगल में बैठ गया। उसने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकालकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी तेज थीं जैसे उसकी टेरिटरी में किसी ने घुसपैठ कर दी हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को चीयर किया। शंबद्दू, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाला। क्लासमेट, यहाँ कोई बैठा तो नहीं है? उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और गेम खेलता रहा। मैंने इसे उसकी हाँ समझा और अपनी जैकेट उतारकर बगल में बैठ गया। इस दौरान मैंने अनजाने में अपने एब्स भी थोड़े फ्लॉन्ट कर दिए। फिर उसके कान के पास अपना इंट्रोडक्शन दिया। फ़ुआंगतू, लॉ डिपार्टमेंट, सेकंड ईयर। वह बर्फ की तरह ठंडा था। मेरी बातों पर उसकी कोई रिएक्शन नहीं थी, लेकिन आसपास के लोग चोरी छिपे हमारी तरफ देखने लगे थे। उनकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो सर्कस का कोई जोकर देख रहे हो। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। बस यह बात उसकी मम्मी के कानों तक पहुंच जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। क्लास की घंटी बजी। उसने अपना फोन बंद किया और लेक्चर ध्यान से सुनने लगा। मैंने चुपके से लव लेटर उसकी बुक के अंदर डाल दिया। उसने मेरी तरफ एक नजर देखा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। उसने मना नहीं किया, यानी उम्मीद बाकी है। मुझे लोहा गर्म होने पर ही हथौड़ा मारना चाहिए। क्लासमेट शम, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में यकीन करते हो? उसने अपनी भौहें उठाई और मुझे हिकारत से देखा, फिर चुपचाप थोड़ा दूर खिसक गया। बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारा यह कोल्ड लुक ही पसंद है। इसके बाद के कुछ समय में मैं एक साइको की तरह उसके पीछे पड़ गया। वह जहां जाता मैं उसके पीछे पीछे जाता। वह सुबह क्लास जाता तो मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट खरीदकर उसके साथ क्लास में बैठ जाता। वह क्लास खत्म करके हॉस्टल जाता तो मैं नीचे बिल्डिंग के पास इंतजार करता। कई बार मेरी मुलाकात उसकी काम करने वाली मेड से हुई जो सामान लेने आई थी। क्या आप बद्दू के लिए सामान लेने आई है? आगे से मैं उसे दे दूंगा, आप मत आया कीजिए। उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं शंबद्दू की तरफ मुड़ा और बोला, क्या तुम्हारी फैमिली चैरिटी चलाती है? ऐसे इंसान को काम पर रखा है जो सुन नहीं सकता। शंबद्दू के रूममेट्स धीरे धीरे मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगे क्योंकि मैं अक्सर उनके रूम के लिए खाने पीने की चीजें खरीदता रहता था। यहाँ तक कि कैंटीन नंबर 2 से उनके लिए स्पेशल डिश भी लाता था जिसके लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। ये अमीर लड़कियां खाने के लिए बाहर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मुझे उनके बेडरूम में आने का स्पेशल प्रिविलेज मिल गया। कहने को तो वह बेडरूम था लेकिन असल में पूरी मंजिल ही उनकी थी। यह सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना एक आलीशान हॉस्टल था। उसके बाद मुझे उन्हें मनाने में 1 महीना और लगा। आगे से यहाँ की सफाई मैं देख लूंगा। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं शंबद्दू के और करीब पहुंच गया था। हर बार जब शंबद्दू कंप्यूटर खोलकर काम करता मैं उसके बगल में बैठ जाता। वह कुछ नहीं कहता था लेकिन मुझे वहां बैठने से मना भी नहीं करता था। मैं उसे देखता रहता और वह कंप्यूटर को देखता रहता। यह सोचकर कि बाद में उसकी मम्मी मुझे 50 लाख देकर यहाँ से भगा देंगी, मेरा दिल खुशी से झूम उठता। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसे ही बैठे बैठे बोर नहीं होते? मुझे गाना गाना आता है, मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊं? जरूरत नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें अपनी कोई कहानी सुनाता हूँ। जरूरत नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। तुम्हें अपने लवर के बारे में जानना तो चाहिए। उसने फिर भी मना कर दिया लेकिन मैंने परवाह नहीं की और सीधे अपनी खूबियां गिनाने लगा। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। मैं लॉ डिपार्टमेंट का हॉट बॉय हूँ, तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट की हॉट गर्ल हो। आगे चलकर हम जहां भी जाएंगे लोग हमसे जलेंगे। तुम पूरे दिन बात नहीं करती, बहुत कोल्ड हो। मैं बात करने में बहुत अच्छा हूँ, बहुत एंथुसियास्टिक हूँ। हमारा साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैंने उसे अपनी लाइफ के कुछ शानदार मोमेंट्स के बारे में बताया। आखिरकार वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने मुंह से 2 शब्द निकाले, चुप रहो। लेकिन जब भी मैं उसे पूछता कि क्या खाना है वह मुझे जवाब दे देता था, फ़ुआंगतू, मुझे टाइमतियन नूडल्स खाने हैं। टाइमतियन नूडल्स दूसरे कैंपस की कैंटीन नंबर 4 में मिलते थे लेकिन फिर भी मैं तुरंत उठकर उसके लिए खरीदने चला जाता। कॉलेज में कुछ महीने बिताने के बाद उसे इंप्रेस करना मुश्किल तो था ही। वह सिर्फ वही सुनता था जो वह सुनना चाहता था। लेकिन उसे इंप्रेस करना आसान भी था क्योंकि क्लास के वक्त वह किसी को अपने बगल में बैठने नहीं देता था। लेकिन मैं रोज उसके बगल में बैठकर उसे परेशान कर सकता था। मुझे उसके हॉस्टल में भी एक परमानेंट जगह मिल गई थी। जैसे अब भी मैंने कहा कि मैं खाना खाते हुए मूवी देखना चाहता हूँ, उसने तुरंत अपना कंप्यूटर मुझे दे दिया। कभी कभी जब कोई हॉट सीन आता तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता। मुझे समझ नहीं आता था कि वह मुझे देख रहा है या मूवी देख रहा है। अभी खाना खत्म भी नहीं हुआ था कि मैं जाने लगा। उसकी रूममेट लाकथान नगुएत ने पास आकर धीरे से मुझसे कहा, फ़ुआंगतू, जल्द ही मेरा बर्थडे आने वाला है। मेरी आंखें चमक उठी। मौका आ गया था। मुझे एक ग्रैंड प्रपोजल प्लान करना होगा। अगर मैं ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा तो उसकी मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पड़ेगा, मुझे कुछ बड़ा करना होगा। इसलिए मैंने इंटरनेट पर एक बजट फ्रेंडली प्रपोजल का तरीका ढूंढा। आखिरकार मैंने स्टेडियम में मोमबत्तियों से दिल का शेप बनाने का फैसला किया। बीच में हम दोनों का नाम लिखा, जितना हो सके उतना क्रेजी लुक दिया। उसके बर्थडे से एक रात पहले मैंने लाख खान, नगुयेत और बाकी लोगों की मदद से शंबद्दू को स्टेडियम में बुलाया। उसने जैसे ही यह सब देखा वह तुरंत मुड़कर जाने लगा। मैं चिल्लाया, रुको, अभी एक और सरप्राइज बाकी है। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इसके बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। शुक्र है कि कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आए और सारी मोमबत्तियां बुझा दी। मैं माफी भी मांग रहा था और उनकी मदद भी कर रहा था। अगले दिन एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया। सामने वाले ने खुद को मिसेस शम की सेक्रेटरी बताया। मिसेस शम मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वही टी रूम था। मिसेस शम ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम ही हो जो मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। मैंने खुद को सच्चा आशिक दिखाने की कोशिश की। आंटी, आप ऐसा नहीं कह सकती। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। उन्होंने नफरत से अपनी भौहें सिकोड़ी और बैंक कार्ड आगे बढ़ा दिया। ये 50 लाख है, मेरी बेटी से दूर हो जाओ। ये देखकर मैंने अपने दिल की खुशी को छुपाया और आंखों में कुछ आंसू लाने की कोशिश की। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। उसने तो मुझसे शादी करने के लिए भी कहा है। मेरी बात सुनकर मिसेस शम के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। तुमसे शादी? अपनी औकात देखी है तुमने? क्या तुम मेरी बेटी के लायक हो? मैंने तुरंत अपना सीना तान लिया। आंटी, आप ऐसा नहीं कह सकती। आपकी बेटी मुझे पसंद करती है, इसका मतलब है कि मुझ में कुछ तो खास बात होगी। मेरी बात सुनकर वह निशब्द हो गई और उन्होंने ऑफर बढ़ा दिया। अगर तुम मुझसे दूर रहने और ब्रेकअप करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बाद में 50 लाख और दूंगी। मैंने तुरंत बेचारा बनने का नाटक किया। ऐसा नहीं है कि मैं पैसों के लिए उससे दूर जा रहा हूं, लेकिन जिस प्यार को फैमिली का सपोर्ट न मिले वह टिक नहीं सकता। आंटी, क्या हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? आपको यह क्लियर लिखना होगा कि यह पैसा एक गिफ्ट है। मिसेस शम के चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। शम फैमिली ने जो एक बार दे दिया उसे वापस लेने का कोई रिवाज नहीं है। मेरी बेटी से तुरंत ब्रेकअप करो और मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। मेरा दिल खुशी से नाच रहा था। जी बिल्कुल। फिर मैंने अपना फोन निकाला और शंबद्दू को कॉल किया। 2 रिंग के बाद किसी ने फोन उठाया। उसने सीधे बात शुरू की। आज दोपहर मुझे टाइम 10 नूडल्स खाने हैं। आवाज अभी भी उतनी ही खूबसूरत थी, लेकिन अब मेरे पास 50 लाख है। मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। मैं फोन पर चिल्लाया, खाने के अलावा तुम्हें कुछ और सूझता है? मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। हमारे बीच सब खत्म हो गया है। मैंने फोन काट दिया। मैंने तुरंत वीचैट से उसे डिलीट कर दिया और तेजी से वहां से निकल गया। बैंक पहुंचकर मैंने अपने सिर पर हाथ मार लिया। मैं पासवर्ड पूछना तो भूल ही गया था। मैं सोच ही रहा था कि सेक्रेटरी ने मुझे पासवर्ड का मैसेज भेज दिया। 50 लाख मिलते ही मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी और विदेश में पढ़ाई करने की तैयारी शुरू कर दी। पहले पैसों की कमी के कारण मुझे यह प्लान रोकना पड़ा था, लेकिन अब पैसे थे तो मैंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। मेरे रूममेट्स ने मुझसे हैरान होकर पूछा, क्या तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट के उस लड़के के पीछे नहीं पड़े थे? वह कोल्ड बॉय आजकल क्लास में इतना अकेला क्यों रहता है? मैं हंस पड़ा। अब मुझसे नहीं होता। मैंने गिव अप कर दिया। लेकिन मेरे गिव अप करने के बाद शंबद्दू अक्सर मेरे आसपास दिखने लगा। मैं उसे अनदेखा करके तुरंत वहां से भाग जाता था। उसकी रूममेट लाख खान नगुयेत मुझसे मिलने आई। ख्वांगतू, बद्दू बस तुमसे माफी मांगना नहीं जानता, लेकिन वह तुमसे नफरत नहीं करता। तुम थोड़ा और ट्राई करो, तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। मैंने अपना हाथ हिलाया। जाने दो, जबरदस्ती का रिश्ता अच्छा नहीं होता। मैं अब उसे परेशान नहीं करूंगा। आखिरकार लाख खान नगुयेत उदास चेहरा लेकर चली गई। मुझे लगा कि यह मामला यहीं खत्म हो गया। तभी 2 दिन बाद शंबद्दू हमारी लो क्लास में आ गया और मेरे बगल में बैठ गया। मैं तुरंत नर्वस हो गया। मुझे डर था कि कहीं उसकी मम्मी के जासूस आसपास ना हो और उन्हें लगे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। उसने अजीब तरीके से अपना गला साफ किया। उस दिन के लिए सॉरी, मैं बस सबके सामने तमाशा नहीं बनना चाहता था। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। वह मुझसे माफी मांग रहा था, इसलिए मुझे भी माफी मांगनी पड़ी। मेरी ही गलती थी कि मैंने इतना दिखावा किया और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी की। माफी मुझे मांगनी चाहिए। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। अगर तुम्हें पता है कि यह तुम्हारी गलती थी तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, जैसे गलती मेरी हो? मैंने अपने दिल की बेबसी को दबाया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। वह वैसे ही कम बोलता था। मुझे चुप देखकर वह भी चुपचाप बगल में बैठा रहा। कुछ देर बाद मुझे लगा कि ऐसे बैठे रहना ठीक नहीं है। मैंने फिर से बात शुरू की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी लॉ क्लास के लेक्चर्स तुम्हारे किसी काम के नहीं है। उसने पोडियम पर रखी मैरिज लॉ की टेक्स्ट बुक की तरफ देखा। क्या पता आगे चलकर काम आ जाए। क्लास खत्म होते ही दोपहर हो गई थी। वह खड़ा हुआ और उसने मुझसे साथ में लंच करने के लिए पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा और सीधे शब्दों में कहा, सच कहूं तो मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम समझ रहे हो ना? मेरी बात सुनकर वह सन्न रह गया। मैंने शर्माते हुए अपना सिर खुजलाया। सॉरी हाँ। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिना एक शब्द बोले वह मुड़ा और चला गया। उसकी पीठ को देखते हुए मुझे ठंडा पसीना आ गया। मैंने सोचा कि जो भी हो, जब मैं विदेश से पढ़ाई करके वापस आऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा तब उसकी मम्मी के पैसे लौटा दूंगा। उस बार के बाद शंबद्दू ने सच में मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। कॉलेज में उसकी रूममेट्स भी कभी अचानक नहीं मिली और वह भी क्लास में नहीं आया। कभी कभी मुझे यह बहुत जादुई लगता था। अच्छा हुआ कि उसकी मम्मी सही समय पर आ गई, वरना उसे इंप्रेस करना इतना आसान था कि अगर मैं सच में उसे पटा लेता तो बाद में उसे और ज्यादा हर्ट करता। लेकिन 2 महीने बाद एक दिन मेरी और उसकी मुलाकात अचानक सीढ़ियों पर हो गई। मेरी आंखें अनजाने में उससे मिल गई। मैं चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे देखा और कोल्ड लुक देकर आगे बढ़ गया। मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा उसके पीछे कितनी लड़कियां पड़ी हैं, मेरी क्या हैसियत है? मैं तो बस एक काम करने वाला इंसान था और मैं उसके दुखी होने की फिक्र कर रहा हूँ। 1 महीना और बीत गया। मिसेस शम ने मुझे फिर से ढूंढ निकाला। वही टी रूम था। इस बार उनका रवैया थोड़ा नॉर्मल था। उन्होंने मेरी तरफ देखकर सिर हिलाया। तुमने अपना वादा निभाया। फिर उन्होंने बैंक कार्ड आगे बढ़ा दिया। ये देखकर जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मिसेस शम नहीं थी बल्कि शंबद्दू था। उसने मुझे कोल्ड लुक दिया और पूछा, अचानक तुमने मेरा पीछा करना क्यों छोड़ दिया? तो असल में तुमने मेरी मम्मी से पैसे लिए थे। मिसेस शम ने यह देखा तो तुरंत मुझे एक्सपोज कर दिया। बेटा, इस लड़के के झांसे में मत आना। इसे सिर्फ पैसों से मतलब है। पहले यह इसी टी रूम में काम करता था। हर बार जब मैं तुम्हारी बहन के पीछे पड़ने वाले लड़कों को भगाती थी, ये वहीं मौजूद रहता था। मैंने देखा कि इसे लगा तुम सीधे हो, इसलिए यह तुम्हें फंसाने आ गया। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। शंबद्दू की एक बहन भी थी और जिन लोगों को भगाया गया था वे सब उसकी बहन के दीवाने थे। और इसी पल शंबद्दू अचानक मेरे कान के पास झुका। हुआंगतू, तुम अपनी जिंदगी से हाथ धोना चाहते हो क्या? मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद मुझे मेरा बाकी का पेमेंट भी नहीं मिला और शंबद्दू मुझे खींच कर ले गया। जाने से पहले उसने मिसेस शम से कहा,
कहा, मेरे मामले में दखल मत दीजिए। नीचे पहुंचकर मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इसके उलट उसने मुझे कार में ठूंस दिया। मैं चौंक गया। वह कार बहुत तेज चला रहा था। मुझे चुप रहना पड़ा। कार कॉलेज की तरफ जा रही थी। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मैं तब हैरान रह गया जब उसने एक विला के सामने कार रोकी। उसने मुझे गुस्से में नीचे खींचा। वह बहुत गुस्से में दिख रहा था। मुझे अब पछतावा हो रहा था। मुझे लग रहा था कि वह मेरा काम तमाम करने वाला है। कार से उतरते ही मैं नीचे बैठ गया। मुझे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। जान बचाना सबसे जरूरी था। इसलिए मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और उसके पैर पकड़कर भीख मांगने लगा। क्लासमेट शम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी मम्मी ने जो भी पैसे दिए हैं मैं सब वापस कर दूंगा। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। आगे से मैं तुम्हारी आंखों के सामने कभी नहीं आऊंगा। ये सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह मुझे सीधे घर के अंदर खींचने लगा। मैंने दरवाजे के फ्रेम को कसकर पकड़ लिया। मर जाऊंगा पर अंदर नहीं जाऊंगा। उसने धीरे धीरे मेरा हाथ वहां से छुड़ाया। मैं डरा हुआ भी था और गुस्से में भी था। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने इतने समय तक तुम्हारी इतनी सेवा की है, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? उसने अपने दांत भींचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बात का जिक्र करने की? पहले क्या तुमने खुद मुझे परेशान नहीं किया था? मैं तो बेशरम हूं। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पल के लालच की वजह से मुझे शेन बोयू इस तरह मजबूर और कंट्रोल करेगा। सोफे पर वह मेरे सामने बैठा था और उसका चेहरा बहुत डरावना और गंभीर लग रहा था। शुरू में भीख मांगने से लेकर बाद में जोर जोर से डांटने तक मेरी किसी भी बात से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। इस तरह मैं और वह पूरी दोपहर एक दूसरे को घूरते रहे। आखिरकार मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया और सोफे पर ही सो गया। जब मैं जागा तो मुझे वॉशरूम जाना था। वह अब भी वहीं बैठा था और न जाने क्या सोच रहा था। मैंने थोड़ा हिलकर देखा तो मेरे हाथ पैर बेल्ट से कसकर बंधे हुए थे। तुम मुझे कब तक इस तरह कंट्रोल करोगे? अब मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम अभी एक क्रिमिनल हो, फिर भी डिमांड करने की हिम्मत कर रहे हो। मैंने तुरंत इस बात का विरोध किया। तो क्या तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ? हर दिन तुम्हारे लिए खाना खरीदना बहुत थका देने वाला होता है और मुझे तुम्हारे रूममेट्स को भी सर्व करना पड़ता है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तुम्हारे परिवार के पैसों का सुख लेने की मेरी किस्मत नहीं है। मुझे उसकी माँ की कही हुई एक बात याद आई कि उसकी एक सिस्टर भी है, जिससे मुझे तुरंत लगा कि मैंने पक्का गलत इंसान को प्रपोज किया है। अगर वह उसकी सिस्टर होती तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा। मुझे पता है कि मैंने गलत इंसान को ढूंढ लिया है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारी सिस्टर को ढूंढता। क्या मैं तुमसे सॉरी बोलूं? अगर तुम्हारा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है तो मैं एक और सेमेस्टर तुम्हारे लिए खाना खरीद दूंगा। उसकी सिस्टर का नाम सुनते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन और भी खराब हो गया। मैंने देखा कि वह उठा और धीरे धीरे मेरे पास आया। उसका चेहरा बहुत सीरियस था। तो क्या तुम सच में वैसा ही कर रहे हो जैसा मेरी माँ ने कहा था? पैसों के लिए तुमने मेरा पीछा किया। इसके अलावा शुरू में तुम मेरी सिस्टर का पीछा करने वाले थे। मैं डर से कांप उठा, लेकिन अचानक उसका मूड बदल गया और वह काफी बेहतर फील करने लगा। उसने मेरी बेल्ट खोलने में भी मदद की। मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। रात हो चुकी थी। मैं वॉशरूम से बाहर निकला और जाने लगा। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले मैंने मुड़कर उसे देखा। मैं जा रहा हूँ, कल तुम्हें क्या खाना है मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। उन पैसों का यूज करो जो मेरी माँ ने तुम्हें दिए हैं। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने तुम्हें दिए हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह पहली बार था जब मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा था। मुझे लगा था कि उसका चेहरा ही ऐसा है, लेकिन जब वह मुस्कुराता है तो बहुत हैंडसम लगता है, बस थोड़ा कोल्ड लगता है। मैं अभी सोच ही रहा था और कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने आगे कहा, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। क्या तुम सरप्राइज्ड हो? यह सुनकर मैंने अपनी आंखें घुमाई और मन में सोचा, इसमें सरप्राइज कैसे? ये तो डरावना है। उसने देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो वह पास आया, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मेरे कान में फुसफुसाया, थैंक यू, मैं तुम्हें मुझसे पंगा लेने के लिए पछतावा कराऊंगा। मैंने यह सुना तो कांप गया। क्या मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है हमेशा के लिए यहाँ बंद रहना और मेरा बॉयफ्रेंड बनना? खुद चुन लो। आखिरकार मुझे उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कहना ही पड़ा। वह इतना हैंडसम है, किसका नुकसान होगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैंने शेन बोयू की बेशर्मी को कम आंका था। कॉलेज वापस आने के बाद वह सरेआम मुझे हर जगह अपने साथ ले जाने लगा। सब लोग हमें बहुत हैरानी से देखते थे। उसकी डिमांड्स पहले से भी ज्यादा हो गई थी। जैसे ही मेरी कोई क्लास नहीं होती थी वह तुरंत मुझे बुला लेता था। शुरू में मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और लाइब्रेरी में अकेले पढ़ाई करने लगा, लेकिन मेरी यह खुशी 2 दिन भी नहीं टिकी। उसने मुझे लाइब्रेरी में ही घेर लिया। वह गुस्सा नहीं हुआ, बस मुझे देखता रहा, लेकिन उसकी वह ठंडी नजर मुझे डराने के लिए काफी थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा, एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। भले ही हम बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन हम एक दूसरे की लाइफ में दखल तो नहीं दे सकते ना। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए एक बॉक्स खोला। बिल्कुल, अब हम लवर्स। ये तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट। मैंने देखा वह एक ब्रेसलेट था। मैंने ध्यान से देखा तो उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। मैं पैनिक हो गया और जल्दी से उसे उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसे नहीं निकाल पाया। वह मुझे फिर से खींच कर ले गया। जब उसने मुझे हॉस्टल छोड़ा तो उसने सीधे सीधे वार्निंग दी, जब मैं बुलाऊं तो तुम्हें तुरंत आना होगा, नहीं तो अंजाम खुद भुगतना। मैं यह सुनकर पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। अगले दिन उसने मुझे मैसेज करके खाना लाने को कहा। मैंने ध्यान नहीं दिया और खुद कैफेटेरिया चला गया। फिर लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करने बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, ब्रेसलेट से आवाज आने लगी। वह वही लाइन रिपीट कर रहा था जो मैंने कही थी। मैं इतना डर गया कि अपनी सीट से लगभग कूद ही गया। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल हूं। मैं उसका स्विच ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर भागना पड़ा। रास्ते में सब लोग मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरें बहुत अजीब और मजाक उड़ाने वाली थी। मैंने गुस्से में शेन बोयू को फोन किया। तुम बहुत चीप हो। वह सिर्फ हंसते हुए बोला, बॉयफ्रेंड जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। मुझे जबरदस्ती हाँ कहना पड़ा था। ब्रेसलेट ने आखिरकार आवाज करना बंद कर दिया और मैं कैफेटेरिया से खाना लेने गया। जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो उसके रूममेट्स मुझे टीज करते हुए भाभी बुलाने लगे। मैंने एक ठंडी सांस ली और खाने का डिब्बा उसकी टेबल पर पटक दिया। मैंने झुककर उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें पता है कि इस वक्त मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? तुम इतने बुरे क्यों हो? तुम्हें पता है कि इस वक्त पूरा कॉलेज मुझ पर हंस रहा है? उसने फिर से मुझे देखकर एक फेक स्माइल दी, जिसे देखकर उसे पीटने का मन कर रहा था। दोनों के लिए एक जैसा ही है। मैंने यह देखकर गुस्से से अपने दांत भींचे। क्या अब मैं जा सकता हूँ? यंग मास्टर ने फिर से अपना सिर हिलाया। अब भी नहीं। उसके रूममेट्स हमें बहुत क्यूरियस होकर देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो कि हम कब से इतने क्लोज हो गए। मुझे मजबूरी में अपना बैग उसकी टेबल पर रखना पड़ा और मैं वहीं पढ़ाई करने लगा। उसके बाद से उसे जैसे मेरा रिमोट कंट्रोल मिल गया और वह मुझे टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अगर मैं उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता या उससे मिलने नहीं जाता तो वह उस ब्रेसलेट को बजा देता था। उसे पता था कि मैं टोफल की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसने मुझसे वह 5 मिलियन वापस
मांगे जो उसकी माँ ने मुझे दिए थे। उस दिन हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई और कहा, क्या तुम्हारी माँ ने नहीं कहा था कि जो चीज शेन परिवार एक बार दे देता है वह वापस नहीं लेता? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो थोड़ा फायदा मिलना तो बनता है। वह खड़ा हुआ और मुझ पर चिल्लाया, मुझे लगता है कि थोड़े से पैसे आते ही तुम्हारा एटीट्यूड बदल गया है। तुम अभी मेरे बॉयफ्रेंड हो, जरा देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे अंदर एक बॉयफ्रेंड वाली कोई फीलिंग ही नहीं है। तुम किस बेसिस पर विदेश पढ़ने जा रहे हो? अगर तुम पैसे लेकर मुझसे दूर नहीं जा रहे होते तो 5 मिलियन क्या, मैं तुम्हें 50 मिलियन भी दे देता। मैंने मुट्ठी भींच ली और गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारे पैसों की जरूरत किसे है? उसने मेरी तरफ इशारा किया, अगर जरूरत नहीं है तो इसे वापस करो। मेरे परिवार के पैसों से तुम विदेश पढ़ने नहीं जा सकते। मैं गुस्से से पागल हो गया। बॉयू, मैं सच में तुम्हारी बहुत इंसल्ट फील करता हूँ। मेरा यह ब्रेसलेट उतारो, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। उसने यह सुना तो मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ब्रेकअप तभी होगा जब मैं मर जाऊंगा। मैं शॉक्ड रह गया। उस पल मुझे लगा कि भले ही हमारी शादी नहीं हुई है लेकिन यह शादी से भी बढ़कर है। यह बहुत डरावना था लेकिन आखिरकार हम अभी भी स्टूडेंट्स ही थे। उस दोपहर क्या खाना है इस बात पर हमारा फिर से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जिसने पिछले सारे झगड़ों को पीछे छोड़ दिया। उसने कहा कि उसे कैफेटेरिया नंबर 1 में स्पाइसी चिकन खाना है। मैंने कहा कि मुझे कैफेटेरिया नंबर 4 में नूडल्स खाने हैं। उसने कहा कि कैफेटेरिया नंबर 4 बहुत दूर है और वह आलसी है, तो मैंने कहा कि मैं अकेले चला जाऊंगा। इस तरह वह इंसान जो मेरे सहारे आधा अपाहिज बना रहता था अब रोज मेरे साथ कैफेटेरिया जाने लगा। मैंने अपने हाथ फैलाए और कहा, तो हम अलग अलग खाते हैं, किसी को किसी के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने मुझे फिर से खींच लिया। ये तो बहुत अच्छा सपना है। उसके बाद उसने मुझे जबरदस्ती स्पाइसी चिकन की दुकान पर खींच लिया। कॉलेज ने मेरे प्रपोजल को जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया। नोटिस आने के बाद शेन बोयू ने मुझसे सीधे कहा, हम बाहर साथ रहने के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। शादी से पहले साथ रहने से मना करने पर वह सिर्फ ठंडा सा हंसा और मेरी राय की परवाह किए बिना मुझे हॉस्टल का कमरा खाली करने पर मजबूर कर दिया और मुझे अपने विला में ले आया। लेकिन उसके विला में रहने का एक फायदा था, वहां पर्सनल वॉशरूम था, इसलिए पब्लिक बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले कॉलेज में क्या तुम भी पब्लिक बाथरूम जाते थे? हाँ, क्या तुम भी पब्लिक बाथरूम जाना चाहते हो? तुम मेरे कमरे में आ सकते हो, हम साथ में नहा सकते हैं। इससे बिल्कुल पब्लिक बाथरूम जैसा माहौल बन जाएगा। मैं थोड़ा स्पीचलेस हो गया। एक लड़का और लड़की साथ में कैसे नहा सकते हैं? वैसे भी मैं एक शरीफ लड़का हूं, अगर किसी का मन डोल गया तो मैं कहां जाकर रहूंगा। लड़कों को बाहर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। जूनियर ईयर के विंटर वेकेशन से पहले उसने कहा कि सब लोग एक साथ ट्रिप पर जा रहे हैं। उसने बताया कि सब लोग अपने अपने बॉयफ्रेंड को साथ ला रहे हैं, इसलिए वह चाहता था कि मैं भी उसके साथ चलूं। मैं नहीं जाना चाहता था लेकिन उसने मुझे मना करने का कोई मौका नहीं दिया। आखिरकार मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। हम पहाड़ों में एक रिसोर्ट में गए। जब हम वहां पहुंचे तो बर्फबारी शुरू हो गई थी। हर तरफ बस सफेद चादर बिछी थी जो शहर से बिल्कुल अलग थी। वहां एक स्कीइंग ग्राउंड भी था। बहुत से लोग वहां स्कीइंग का मजा ले रहे थे। शेन बोयू ने मुझसे पूछा कि मैं क्या खेलना चाहता हूं। मैंने स्कीइंग ग्राउंड की तरफ देखा और ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हो गया। मुझे बहुत मजा आया। जब मैं बारबेक्यू खाने गया तो बाकी सारे कपल्स अलग हो चुके थे। वहां सिर्फ मैं और शेन बोयू बचे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और आखिरकार इस ट्रिप का अपना असली मोटिव सामने रख, थैंक यू, मेरे साथ हॉट स्प्रिंग बाथ के लिए चलो। उसके बाद मुझे मजबूरी में उसके पीछे जाना पड़ा। हम पहाड़ पर ऊपर जाने वाले एक छोटे रास्ते पर चलने लगे। उसने बताया कि हॉट स्प्रिंग किसी दूसरी जगह पर है, वहां जाने के लिए थोड़ा चलना पड़ता है। नॉर्मली लोग वहां जाने के लिए केवल कार का यूज करते हैं। हम बर्फ पर चल रहे थे, वह आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। इस सुनसान रात में आसमान और जमीन के बीच सिर्फ हम दोनों ही थे। मैंने उसकी तरफ देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाया क्योंकि मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि हम दोनों किसी पागल की तरह लग रहे हैं। भले ही हम रोज छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं फिर भी इतने समय से साथ हैं। चांद की रोशनी में हम उस छोटे रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। क्या इस जंगल में भेड़िए हैं? इसलिए तुम्हें मेरे बिल्कुल पास चलना चाहिए। अगर तुम मुझे बचाने के चक्कर में भेड़िए के काटने से मर गए तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट में 3 साल तक अकेला रहूंगा। अगर मैं तुम्हें बचाने के चक्कर में मर गया और तुमने किसी नए इंसान को ढूंढने की हिम्मत की तो मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्यार का मतलब रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग देना होता है। तुम्हारा रास्ता अभी बहुत लंबा है। जो इंसान पैसों के लिए खुद को बेच सकता है, दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेल सकता है, वह मुझे सिखाने की हिम्मत कर रहा है कि प्यार क्या होता है। तुम पास्ट को पकड़कर बैठे हो और उसे छोड़ते नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। क्या यह सब तुम्हारे खुद के किए का नतीजा नहीं है? किसने कहा था तुमसे कि मुझसे पहले झूठ बोलो? हम हॉट स्प्रिंग वाली जगह पर पहुंच गए। वहां स्टाफ के अलावा और कोई नहीं था। मैंने अंदर से उठती हुई भाप को देखा तो मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। अगले दिन जब मैं जागा तो मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट फील हो रहा था क्योंकि मुझे याद आया कि कल रात कमरे में लौटने के बाद शायद शेन बोयू ने मेरा ब्रेसलेट उतार दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ उठाकर देखा मैं हैरान रह गया। ये अभी भी कलाई पर क्यों है? शेन बोयू ने बाहर से दरवाजा खोला और अंदर आया। जाग गए? तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, अब दोपहर हो चुकी है। ये अभी भी क्यों है? मुझे कैसे पता होगा? तुम सच में बहुत मतलबी हो। ये बात काफी लंबी खिंच गई। 3rd ईयर के 2nd सेमेस्टर तक मैं बहुत बिजी हो गया लेकिन शेन बोयू मुझसे भी ज्यादा बिजी था। वह अपनी फैमिली कंपनी में इंटर्नशिप करने लगा था। कभी कभी तो प्रोजेक्ट के चक्कर में कई दिनों तक घर नहीं आता था। इस वजह से हमारा रिलेशन पहले से बेहतर हो गया था। हमारे बीच झगड़े बहुत कम होते थे लेकिन बाकी सब पहले जैसा ही था। जब भी टाइम मिलता हम डिसाइड करते कि कहाँ खाना खाने जाना है, लेकिन खाने पीने के अलावा हमारे पास कहीं और घूमने जाने का टाइम नहीं होता था। कभी कभी हम दोनों स्टडी रूम में होते थे, वह अपने काम में बिजी रहता और मैं अपनी पढ़ाई में। उसने अब इस बात का जिक्र करना बंद कर दिया था कि वह मुझे विदेश नहीं जाने देगा। यहाँ तक कि कभी कभी मुझे डाउट होता था कि क्या उसे पता भी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मुझे उसके करंट वर्क के बारे में कोई आइडिया नहीं था। 3rd ईयर के समर वेकेशन के टाइम मेरे पास थोड़ा ज्यादा वक्त होने लगा था लेकिन वह अभी भी काम में पूरी तरह डूबा हुआ। भले ही हम साथ रह रहे थे लेकिन मुझे फील होने लगा था कि वह मुझसे दूर होता जा रहा है। इस बात ने मुझे हैरान किया लेकिन मैं खाली समय में अक्सर बुक्स पढ़ता था। बुक्स पढ़ने से मुझे मेंटल पीस मिलता था। काफी लंबे समय तक मैं अपने और शेन बोयू के रिलेशन के बारे में सोचता रहा। आखिरकार एक दिन मैंने सब कुछ क्लियर सोच लिया। लिविंग रूम में मैंने बुक उठाई और एक ठंडी सांस ली। मुझे लगा कि शायद मैं किसी बिजनेस टाइकून वाले नोवेल के बाई गोंगवे फर्स्ट लव जैसा हूं। मेरा विदेश जाने का डिसीजन सिर्फ मेन लीड को रास्ता देने के लिए है। बाई गोंगवे को बाद में पछतावा हो सकता है लेकिन इस वक्त मैं अपने ब्राइट फ्यूचर को नहीं छोड़ सकता। मैं एक डिफरेंट फ्यूचर का चांस नहीं गंवा सकता। मैं लोगों के कॉन्शियस और प्यार पर दांव नहीं लगा सकता। हर इंसान के ग्रो होने की स्पीड अलग होती है। हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग होता है। इस बड़े गैप के
के सामने सच्चा प्यार ज्यादा मुश्किलें बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए मैं उठा और उसके स्टडी रूम में गया। मैंने पेन लिया और एक बुक के अंदर एक लाइन लिखी, मैं जा रहा हूं। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूं। शायद तुम मुझे भूल चुके हो, लेकिन अगर तुम मुझे भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। लिखने के बाद मैंने अपना फोन निकाला और शेन बोयू का कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं एक अनजान शहर में आ गया और एक नई लाइफ स्टार्ट की। मेरा रूममेट एक मेडिकल स्टूडेंट था। मैं अक्सर सोते समय उसके कमरे से गहरी सांसें लेने की आवाज सुनता था। जब भी ऐसा होता मैं खुद को लकी मानता कि मैंने शेन बोयू का नंबर डिलीट कर दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो पक्का मेरा मन उसे फोन करने का करता। सूनी रातों में उसके अलावा मेरा कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं कॉन्टैक्ट कर सकूं। इस तरह 2 महीने बीत गए और अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि हर रात नीचे वाले अपार्टमेंट से खाने की खुशबू आती थी। इतनी देर रात को खाना बनाना सच में अनबेयरेबल था, इसलिए मैं उस खुशबू के पीछे पीछे नीचे गया और पड़ोसी के दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा खुला और सामने शेन बोयू खड़ा था। उसे देखकर मैं वहीं जम गया। शेन बोयू ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ में स्वीट एंड सोर रिब्स की एक बड़ी प्लेट थी। उसने वह खाना पास के एक डॉग के आगे डाल दिया। वह डॉग उसे बहुत मजे से खा रहा था। कल तक मुझे उस पर एक आवारा डॉग समझकर तरस आ रहा था और लग रहा था कि हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन आज उसकी किस्मत चमक गई थी। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट, क्या कोई काम है? मैं होश में आया। अपने हाथ के फ्रूट्स आगे बढ़ाए। मैं नए पड़ोसी से जान पहचान करने आया हूं। सॉरी, मैं अजनबियों का दिया हुआ खाना नहीं खाता। ये सुनकर मैंने फ्रूट्स को दरवाजे के पास रखा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मेरा हाथ झटक दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और उसकी कलाई फिर से पकड़ ली। उसी समय वहां से एक राहगीर गुजरा और क्यूरियस होकर देखने लगा। यह देखकर उसने मजबूरी में मुझे घर के अंदर खींचा और मुझे चिढ़कर देखा। क्या तुम विदेश सिर्फ इसलिए आए हो ताकि आधी रात को पड़ोसी के घर जाकर उस पर हाथ उठा सको? मेरी लाइफ बहुत खराब चल रही है। प्रोफेसर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। हर दिन बुक्स पढ़ना और थीसिस लिखना पड़ता है। कोई फ्रेंड भी नहीं है। तुम्हें फोन करना चाहता था, लेकिन डर था कि तुम कहोगे कि यह मुसीबत मैंने खुद चुनी है। उसने अपने हाथ बांधे और मुंह फेर लिया। मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हारा कोई नहीं लगता। क्या तुम मुझसे पैचअप करने नहीं आए हो? अगर ऐसा नहीं है तो तुम मेरे घर के नीचे खाना बनाकर मुझे क्यों ल्योर कर रहे थे? तुम मुझे क्या समझते हो? जब मन किया ब्रेकअप कर लिया, जब मन किया वापस आ गए, जब मन किया आए और जब मन किया चले गए। तो तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो, तुम ही बना लो। मैं अपना पार्टनर और फ्रूट्स दोनों एक साथ नहीं खोना चाहता। आखिरकार उसने मुझे टेबल पर बैठने दिया। डिनर टेबल पर मैंने स्पून उठाई और पागलों की तरह खाने लगा। तुमने खाना बनाना कब सीखा और तुम यहाँ क्या करने आए हो? वह रेफ्रिजरेटर के पास खड़ा होकर मुझे जजिंग लुक्स के साथ देख रहा था। मैं यह देखने आया था कि मुझसे दूर होने के बाद कुछ लोग कितनी दयनीय लाइफ जी रहे हैं। तुम्हें निराशा हुई होगी। भले ही बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये चीजें मुझे हरा नहीं सकती। यह सुनकर वह अचानक आगे आया और मेरे सामने बैठकर मुझे सीरियसली देखने लगा। मेरे साथ वापस चलो, हम अभी शादी करेंगे। तुम्हारा यहाँ अकेले रहने का क्या मतलब है? मेरा दिल थोड़ा पिघला, लेकिन फिर भी मैंने अपना सिर हिला दिया। अगर किसी की सोल अंदर से अकेली है तो वह कहीं भी अकेला ही फील करेगा। वैसे भी जब हम साथ रह रहे थे तो वह शादी जैसा ही था। वह लाइफ भले ही थोड़ी लोनली और रोमांटिक थी, लेकिन मैं उसे दूसरी बार एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। उस रात मैं ऊपर अपने किराए के अपार्टमेंट में वापस नहीं गया। शेन बोयू ने कहा कि मैंने उसका खाना खाया है तो मैं मुफ्त में नहीं जा सकता, इसलिए उसने मुझे जबरदस्ती अपने घर पर रात बिताने के लिए रोक लिया। अगली सुबह जब मैं जागा तो वह अब भी मेरे पास ही लेटा हुआ था। पहले की तरह नहीं, जब वह हमेशा बाहर जाने की जल्दी में रहता था, जैसे पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी उसी की हो। शेन बोयू यहाँ 5 दिन रुका। उसके बाद उसे वापस देश के लिए फ्लाइट लेनी थी। उसने कहा कि अगर वह वापस नहीं गया तो उसकी सिस्टर को लगेगा कि वह पूरी दुनिया जीत सकती है। उसके जाने के दिन मैंने उसे दरवाजे तक छोड़ा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अगले महीने मैं फिर आऊंगा, अच्छे से पढ़ाई करना, हमेशा बाहर का खाना मत खाना। मैंने दरवाजा बंद किया और टेबल पर रखा सैंडविच उठा लिया। मैं गुनगुनाते हुए उसे खाने लगा। मैं और शेन बोयू इस तरह फिर से साथ आ गए। पैचअप के बाद मेरा मूड काफी लाइट हो गया था। लाइफ का एक गोल मिल गया था। मैंने कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया ताकि अपना टास्क जल्दी पूरा कर सकूं। इस तरह जब भी वह आएगा मैं पूरा टाइम उसके साथ रह सकूंगा। शेन बोयू हर महीने मुझसे मिलने आता था। मैं उसके आने के दिनों को जेल विजिट डेज कहता था। उसकी कुकिंग स्किल्स बहुत अमेजिंग थी। एक दिन उसने मुझे इशारा किया, यहाँ आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैं सोफे पर बैठा रहा और हिला तक नहीं। इसे सीखने में क्या रखा है, लेकिन फिर भी अपनी आदत के मुताबिक मैं उसके पास गया। मैं एक केयरिंग पार्टनर की तरह उसकी स्लीव्स फोल्ड करने और एप्रन बांधने में उसकी हेल्प करने लगा। मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे उसे खाना बनाते हुए देखना पसंद है। हमारी लाइफ धीरे धीरे एक ओल्ड कपल जैसी होने लगी थी। बाद में जब मैं अपनी पीएचडी कर रहा था तब मैंने और शेन बोयू ने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर आते ही मैंने मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में लिया और शेन बोयू की तरफ देखा। अगर तुम्हारी माँ ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि अगर मुझसे डिवोर्स नहीं लिया तो वह तुम्हें घर से निकाल देंगी, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देंगी और तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तो तुम घर वापस जाओगे या मेरे साथ रहोगे? मैं छत से कूद जाऊंगा। मेरे दिमाग में उसकी हंसते हुए कूदने की इमेज आ गई। तो कूदने से पहले तुम्हें गुड बाय कहना होगा। थैंक यू, मेरी लाइफ का सच्चा प्यार। उसके कंधे कांपने लगे और वह मुझे ऐसे देखने लगा जैसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उससे फिर पूछा, तुम्हारी माँ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? मेरा मतलब हमारी शादी से है। उन्हें मुझे कंट्रोल करने का कोई राइट नहीं है। अचानक मुझे पुरानी बात याद आई। वैसे मुझे याद आया कि मैं अभी तक तुम्हारी सिस्टर से नहीं मिला हूँ। हम उसकी वजह से ही तो साथ आए हैं। उसने मुझे एक नजर देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि उसके और उसकी सिस्टर के बीच रिलेशन शायद ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर छोटे बच्चे को ज्यादा फेवर करते हैं। इस बात ने मुझे हमारे फ्यूचर को लेकर थोड़ा एंग्जाइटी में डाल दिया। जल्दी ग्रेजुएशन करके देश वापस लौटने के लिए मैं हर दिन बहुत पढ़ाई करता था। लाइफ बहुत बिजी और फुलफिलिंग थी। जब वह अगली बार मुझसे मिलने आया तो मुझे देखकर हैरान रह गया। थैंक यू, तुम इतने मोटे कैसे हो गए? सच में मुझे भी लग रहा है कि मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया। क्या तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो? हाँ शायद। थीसिस लिखने के बाद मेरा मन फ्राइड चिकन खाने का करता है, तो आज से मैं तुम्हारे लिए वेट लॉस डाइट बनाऊंगा। आधे महीने बाद मेरा वेट फिर से नॉर्मल हो गया। मेरे क्लासमेट्स ने जब सुना कि मेरी फैमिली का कोई मेंबर मेरे साथ रहने आया है तो वे बहुत सरप्राइज्ड हुए और हमेशा मेरे घर आकर खाना खाना चाहते थे। शेन बोयू ने 2 बार उन लोगों के लिए खाना बनाया। फिर उस रात वह सोफे पर टेक लगाकर मुझे देखने लगा। अगली बार अगर तुम किसी को खाने पर घर लाए तो तुम भी घर मत आना। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, इसलिए मैंने क्लासमेट्स को घर बुलाना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि 2 लोगों की लाइफ में एक दूसरे के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा
सोचता था कि हमारा सबसे बड़ा टेस्ट हमारे डेली लाइफ के रूटीन का मैच होना होगा। वह कभी कभी बहुत देर रात तक पढ़ता था, मैं भी कभी कभी आधी रात तक थीसिस लिखता था, लेकिन हम दोनों रेफ्रिजरेटर पर स्टिकी नोट्स लगा देते थे। ऐसी लाइफ बहुत सिंपल और पीसफुल थी, इतनी सिंपल कि मुझे लगा हम हमेशा ऐसे ही रह सकते हैं। पीएचडी के 3rd ईयर में मेरी थीसिस बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही थी। शेन बोयू का रिमोट वर्क भी स्टेबल हो गया था। हमने डिसाइड किया कि ग्रेजुएशन के बाद हम साथ में देश वापस लौटेंगे। वापस लौटने के दिन उसने अपार्टमेंट का सारा सामान पैक करके शिप कर दिया। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर आखिरी बार उस छोटे और कोजी घर को देखा। उसने सूटकेस खींचा और सीधे आगे बढ़ गया। चलो, ऐसा नहीं है कि हम कभी वापस नहीं